Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 8 of Complex Analysis 1. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने Cauchy-Riemann equations in polar form एंड असाइनमेंट को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम हार्मोनिक फंक्शंस, questions of harmonic functions and harmonic conjugate and analytic functions with example को डिस्कस करेंगे। हार्मोनिक फंक्शंस को पढ़ने से पहले हम एनालिटिक फंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे कि जब फंक्शन एनालिटिक होता है। सपोज दैट रियल फंक्शंस u of xy and v of xy are continuous and have continuous first order partial derivatives in our domain D। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो रियल वैल्यूज फंक्शंस हैं u of xy and v of xy ये फंक्शंस कंटिन्यूस हैं और इन फंक्शंस के किसी डोमेन D पर फर्स्ट ऑर्डर partial derivatives क्या है continuous। If u and v satisfy Cauchy-Riemann equations at all points of domain D, अगर ये functions रियल वैल्यू फंक्शन u and v Cauchy-Riemann equations को satisfy करते हैं at all points of domain D, इन डोमेन के हर एक पॉइंट पर, then complex function f of z यानी f of z किसके इक्वल है u of xy plus iota v of xy is analytic in our domain D। तो जो यहाँ पर कम्प्लेक्स फंक्शन है, अब इस कम्प्लेक्स फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एनालिटिक फंक्शन कहेंगे इन आवर डोमेन D पर, बिकॉज u एंड v ये दो रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये इन फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो भी कंटिन्यूस हैं और ये खुद भी कंटिन्यूस हैं इन आवर डोमेन D, और u एंड v सेटिस्फाई Cauchy-Riemann इक्वेशंस, ठीक है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डोमेन D। तो इस तरह ये जो कम्प्लेक्स फंक्शन है f ऑफ z ये एक एनालिटिक फंक्शन होगा इन आवर डोमेन D पर। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ z which is equal to x over x square plus y square minus iota y over x square plus y square। The real functions, अब यहाँ पर u of x y किसके इक्वल है, ये है x over x square plus y square, ये है यहाँ पर u of x y, और यहाँ पर जो v of x y है वो है minus y over x square plus y square। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, कंटिन्यूस है एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये रैशनल फंक्शंस हैं और रैशनल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल हो जाए 0 के। यानी यहाँ पर जो भी टर्म होती है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको इक्वल रख लें 0 के और उसको फिर सॉल्व करें, ठीक है, वेरिएबल्स की टर्म में, यहाँ पर वेरिएबल्स x और y हैं, जब आप इस इक्वेशन को x और y की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उन पॉइंट्स के अलावा बाकी पॉइंट्स पर ये फंक्शंस क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। तो जब आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रखते हैं 0 के, तो देखें यहाँ पर हमें क्या हासिल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये पॉसिबल तब है जब x भी 0 हो और y भी 0, मीन z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये f ऑफ z कंटिन्यूस नहीं है, अदरवाइज ये बाकी कम्प्लेक्स प्लेन पर कंटिन्यूस।
यानी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट द पॉइंट वेयर x square plus y square is equal to 0, that is at z is equal to 0. Moreover, the first order partial derivatives, अब यहाँ पर इन फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल x। तो आप u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लें बाय यूजिंग कोशेंट रूल, यानी यहाँ पर आप फाइंड करेंगे कि पार्शियल ओवर पार्शियल x n2 आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास u हमारे पास है x ओवर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये y स्क्वायर। आप यहाँ पर बाय यूजिंग कोशेंट रूल तो आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो हमारे पास आएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस पर कोशेंट रूल अप्लाई करें तो मैं आपको एक सॉल्व करके दे देता हूँ, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पर जब आप कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, पहले स्क्वायर आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस आ जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन रूल में आप क्या करते हैं, जो नीचे वाली टर्म होती है आप उसका स्क्वायर लेते हैं और ये टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर, और फिर आप क्या लेते हैं, इस टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट x, तो यहाँ पर क्या आता है 1 आता है, यहाँ पर क्या आता है 1 बाहर। फिर आप लिखते हैं माइनस, फिर यहाँ पर ये टर्म x वाली आएगी, ठीक है, ये टर्म x वाली, और फिर आप इस टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है 2x आता है। ठीक है, तो इसको फिर आप सॉल्व करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं और नीचे वाली यही टर्म है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये देखें तो यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर है और ये प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये फर्स्ट टर्म है, आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जब आप पार्शियल v ओवर पार्शियल x करेंगे, यानी इस y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर नेगेटिव भी है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। इसी तरह जब आप पार्शियल u ओवर पार्शियल y लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी, और जब आप पार्शियल v ओवर पार्शियल y लेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसकी इक्वल होता है, पार्शियल v ओवर पार्शियल y की। ये होती है पहली कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या होती है कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x किसकी इक्वल होता है, माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y की। तो ये देखें, ये भी दोनों भी इक्वल हैं, यानी ये भी इक्वल हैं। किस तरह इक्वल है स्टूडेंट्स कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y की। ये होती है सेकंड कॉची-रीमान इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए जब आप पार्शियल u ओवर पार्शियल y पर यहाँ पर ये नेगेटिव अप्लाई करते हैं, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। फिर देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल y के, यानी ये टर्म और ये टर्म ये भी आपस में इक्वल है, यानी ये टर्म भी आपस में इक्वल है। तो मतलब ये है कि
जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड ये एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर यही डिस्कस किया गया है कि ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस भी हैं एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। फाइनली वी सी पार्शियल u ओवर पार्शियल x इसकी इक्वल है पार्शियल v ओवर पार्शियल y की, एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल है माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ठीक है। दैट द Cauchy-Riemann equations are satisfied except at z is equal to 0। यहाँ पर जो ये फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन ये z के अलावा यानी इसमें z इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होगा डोमेन में, यानी आप कहेंगे कि ये फंक्शन इस डोमेन पर क्या एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन इस डोमेन में हमारे पास z इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। z इज इक्वल टू 0 ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूस इस पॉइंट पर नहीं है तो इस पॉइंट पर इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन जो हमें गिवन है ये किसी डोमेन D पर एनालिटिक फंक्शन है और उस डोमेन में z इज इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं होगा। तो फाइनली ये जो फंक्शन हमें गिवन था वो क्या है एक एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। और जिस डोमेन पर हम कह रहे हैं कि वो यानी f इज एनालिटिक इन एनी डोमेन D दैट डज नॉट कंटेन z इज इक्वल टू 0, यानी उस डोमेन में z इज इक्वल टू 0 पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हार्मोनिक फंक्शंस। अब हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, यानी एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई Laplace इक्वेशंस इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शंस। अब ये Laplace इक्वेशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल ये हमें कोई फंक्शन फाई गिवन है तो उसके लिए ये Laplace इक्वेशन है, यानी पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, Laplace इक्वेशन कहते हैं फॉर द फंक्शन फाई, यानी इस फाई फंक्शन के लिए ये एक Laplace इक्वेशन, यानी एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई द Laplace इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। तो यहाँ पर थ्योरम है if f of z is equal to u plus iota v is an analytic function, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये कह रहे हैं कि f of z एक एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। देन u and v are both harmonic functions। तो अगर ये f of z एक एनालिटिक फंक्शन है तो ये एम्प्लाइज कर रहा है कि u और v ये दोनों क्या होंगे, हार्मोनिक फंक्शन। तो इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं इस थ्योरम को। अ रियल फंक्शन ऑफ फाई ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अब ये जो फाई फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है, ये x और y पर, इज सेड टू बी हार्मोनिक फंक्शन इन अ रीजन R if it has continuous second order partial derivatives, ठीक है। अब ये क्या है, पार्शियल स्क्वायर फाई ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ये क्या है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर फंक्शन फाई consist of two variables x and y is said to be harmonic function if it has second order partial derivatives and satisfy Laplace equation, ठीक है। तो जो फाई है ये हार्मोनिक फंक्शन कब होगा, जब इसके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और वो इस Laplace इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, देन दिस फंक्शन फाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। ये हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन थी, लेकिन हमने ये थ्योरम प्रूव करना है। तो इस थ्योरम का प्रूफ क्या है, यहाँ पर हमें गिवन है कि गिवन f of z which is equal to u plus iota v is analytic in our region R, prove that u
and V are harmonic in R if they have continuous second order partial derivatives in R। यानी उस रीजन में U और V के सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करें, देन U एंड V आर हार्मोनिक फंक्शन। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें गिवन है कि f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज कॉशी-रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, यानी इन u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रही है इन आर रीजन R। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इफ f of z is analytic in R, then by using Cauchy-Riemann equation, पार्शियल u ओवर पार्शियल x किसके इक्वल होगा? पार्शियल v ओवर पार्शियल y के। और पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये किसके इक्वल होगा? माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ये थी हमारे पास Cauchy-Riemann इक्वेशंस, बिकॉज हमें ये गिवन है कि f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो ये Cauchy-Riemann इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड इन R। Assume u and v have continuous second partial order derivatives. We can differentiate both sides of 1 with respect to x and 2 with respect to y to obtain। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस साइड को अगेन हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले रहे हैं और इस साइड का हम अगेन विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब जब हमने पार्शियल u ओवर पार्शियल x का अगेन विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आता है? पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर। और यहाँ पर हमें गिवन था पार्शियल v ओवर पार्शियल y था। जब आप अगेन इसका, यानी ये गिवन है कि जब आपने पार्शियल ओवर पार्शियल x लिया, इक्वेशन हमारे पास जो गिवन थी वो थी n2 आ जाएगा पार्शियल u ओवर पार्शियल x। ठीक है, और ये इक्वल था स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल x। n2 हमारे पास था पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ठीक है, तो ये चीज हमें गिवन थी। तो जब आपने इसका विद रिस्पेक्ट टू x लिया डेरिवेटिव तो देखें ये बन गया पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर। ठीक है, और फिर आता है इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x, ये पार्शियल x और ये पार्शियल y। तो ये इक्वेशन बन गई। फिर जब आपने पार्शियल v ओवर पार्शियल x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया तो ये आता है पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y पार्शियल x विच इज इक्वल टू, अब ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन था स्टूडेंट्स के पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ठीक है, पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये सेकंड इक्वेशन थी। ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y। ठीक है, तो अगेन जब आपने इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया ये आता है पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y पार्शियल x विच इज इक्वल टू माइनस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। तो फ्रॉम विच, अब देखते हैं स्टूडेंट्स, एक ये हमें इक्वेशन हासिल हुई और अब जब आप क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, जब आपने इनको ऐड किया तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर। तो जब आपने इन इक्वेशंस को ऐड किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 0 आता है। देखते हैं कैसे 0 आता है। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो आप इसको भी और इन दोनों को आप ऐड करें। ठीक है, तो ऐड कैसे करेंगे? यानी ये आएगा स्टूडेंट्स पार्शियल स्क्वायर
u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर आप इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पर नेगेटिव पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल और वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप इसको आप लिख ले, यहाँ पर ये नेगेटिव लिख लें आप, तो यहाँ पर ये नेगेटिव लिख लें, इसको कर लें पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसको और इसको क्या करें, ऐड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x पार्शियल y, ठीक है। और ये यहाँ पर नेगेटिव था यहाँ पर, ठीक है, हमने इस नेगेटिव को यहाँ पर शिफ्ट किया था, ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y पार्शियल x को हम लिख सकते हैं पार्शियल x और पार्शियल y, ठीक है। देख लें आप, इनको जब आप ऐड करेंगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल होके बाकी यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यही हमारे पास क्या है, हार्मोनिक इक्वेशन, ठीक है, सॉरी लेप्लास इक्वेशन है। ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो u इज हार्मोनिक, बिकॉज देख लें आप, ये इन टर्म्स ऑफ u है लेप्लास इक्वेशन, ये u फंक्शन की ये लेप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सो u इज हार्मोनिक। तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि u एक हार्मोनिक फंक्शन। सिमिलरली बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू y एंड टू विद रिस्पेक्ट टू x, एंड हम फाइंड कर सकते हैं कि पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, 0 ठीक बनाएगा। यानी आप क्या करेंगे कि 1 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे और 2 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और फिर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, लेप्लास इक्वेशन फॉर द फंक्शन v। तो इससे ये शो हो रहा है कि v इज आल्सो हार्मोनिक। इट विल बी shown that if f of z is analytic in R, all its derivative exist and are continuous in R, hence the above assumption will not be necessary। तो यहाँ पर ये हमने ये प्रूव करना था कि u और v दोनों हार्मोनिक हैं, तो अगर ये दोनों हार्मोनिक हैं तो ये लेप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम यहाँ पर हार्मोनिक फंक्शन का एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रूव दैट u इज इक्वल टू e की पावर x इनटू x साइन y माइनस y कॉस y इज हार्मोनिक। तो यहाँ पर हमें u गिवन है, तो u को हमने प्रूव करना है कि ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो ये लेप्लास इक्वेशन को लाजमी तौर पर सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं अब ये लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें u गिवन है, u इज इक्वल टू e की पावर माइनस x इनटू x साइन y माइनस y कॉस y, ठीक है। तो हमने e की पावर माइनस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास u किसके इक्वल आता है, x e की पावर माइनस x साइन y माइनस ये y e की पावर माइनस x कॉस y, ठीक है। अब इसका मैं विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लूंगा पहले, यानी पहला डेरिवेटिव। तो ये स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू x है, तो आप इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, और ये थर्ड टर्म साइन y ये वैसी की वैसी आएगी, ठीक है। इस टर्म को आप कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ इन दो टर्म्स का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। देख लें, तो फर्स्ट ये वैसे, तो सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, माइनस e की पावर माइनस x आता है, तो ये आ जाएगा माइनस x e की पावर माइनस x, और ये साइन y वैसे है। फिर यहाँ पर हम
e की पावर माइनस एक्स को वैसे रखेंगे और x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे। ये आता है e की पावर माइनस एक्स साइन पाई आता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर ये टर्म है x वाली, बाकी ये टर्म्स y वाली हैं, तो y वाली टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, आपने इस x वाले टर्म का डेरिवेटिव लेना। तो ये बन जाएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स बन जाएगा डेरिवेटिव। तो ये पहले भी माइनस है, तो एक और माइनस से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव बाई e की पावर माइनस एक्स कॉस फाई आ जाएगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसी फर्स्ट ऑर्डर का एक और डेरिवेटिव लेंगे। ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो देखें, अब अगेन इन दोनों टर्म्स पर प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे और इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखें, ये माइनस था, तो मैंने ये अब ये x वाली टर्म तो वैसे आ जाएगी। अगर आप इस टर्म का e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, ये आता है नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स। तो ये टोटल टर्म बन जाएगी माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। ये बाहर भी एक माइनस था, तो फिर आप माइनस वही रखेंगे और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे और e की पावर माइनस एक्स साइन वाई, ये वैसे टर्म आएंगे। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो ये बन जाएगा नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। और फिर आप ये तो हल हो चुका है, इस ये दोनों ये टर्म्स आ चुकी हैं डेरिवेटिव्स। फिर आप e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है नेगेटिव e की पावर माइनस एक्स और ये साइन वाई वैसे। और फिर इस टर्म का भी डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या आता है माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो फिर आप इसको अरेंज फॉर्म में लिखें, तो ये आता है नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये आ जाएगा x e की पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ये भी नेगेटिव टर्म है और ये भी नेगेटिव टर्म है और ये दोनों सेम टर्म्स है, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस टू e की पावर माइनस एक्स साइन वाई, और ये टर्म आ जाएगी माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया है। अब हम क्या करेंगे कि u का विद रिस्पेक्ट टू y डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव को फाइंड करने से पहले हम सिंगल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उसी सिंगल का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो हमें हासिल हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। तो देखें, तो मैंने पहले पार्शियल u ओवर पार्शियल वाई फाइंड किया है, तो आप अगेन इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल वाई, ये वैल्यू आ रही है इसकी। तो जिस तरह ये मैंने पहला डेरिवेटिव फाइंड किया था u वाला, इस तरह आप y के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी ये वैल्यू आती है। फिर अगेन आप पार्शियल u ओवर पार्शियल y का रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें, तो आता है पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर। तो उसकी ये हमारे पास फॉर्म आती है। ठीक है, ये फॉर्म आती है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, देख लें ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये प्लस इक्वेशन नंबर 2। तो देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 की टर्म्स है x e की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई। ये टर्म्स हैं फर्स्ट इक्वेशन की, और ये नेगेटिव और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये सारी टर्म्स हैं सेकेंड इक्वेशन की। तो देख लें, ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं। ये देखें, ये x वाले टर्म इस x वाले टर्म से कैंसिल, और ये 2 वाले टर्म इस पॉजिटिव 2 वाले टर्म से कैंसिल, और ये जो थर्ड है ये सेकंड से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल आ रहा है 0, यानी जब आप पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल वाई
स्क्वायर जब आप ऐड करते हैं तो ये इक्वल आता है u, सॉरी इक्वल आता है 0 के। सो u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो ये लेप्लास इक्वेशन ही है हमारे पास, लेप्लास इक्वेशन, ठीक है। तो u है जो फंक्शन लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो u क्या होगा, एक हार्मोनिक फंक्शन। तो सेकंड हमने फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, v, यानी फाइंड v such that f of z is equal to u plus iota v is analytic। तो हमें u गिवन है, u से ही हम v फाइंड करें। तो इस v को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो हम नेक्स्ट v पार्ट में देखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर गिवन था कि u एक हार्मोनिक फंक्शन है, तो ये कॉशी-रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो बाय यूजिंग कॉशी-रीमान इक्वेशंस, देख लें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कॉशी-रीमान इक्वेशन में पार्शियल v ओवर पार्शियल y किसकी इक्वल होता है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के। तो ये जो टर्म है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, ये वही है पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू, ठीक है। ये कौन सी वैल्यू है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x की वैल्यू, ठीक है। तो इसको हमने अब नाम दिया है पार्शियल v ओवर पार्शियल y, और ये अब इक्वल है स्टूडेंट्स इस टर्म के, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 की। बिकॉज कॉशी-रीमान इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है कि अब ये सेकंड इक्वेशन है कॉशी-रीमान इक्वेशन की, कि पार्शियल v ओवर पार्शियल x ये इक्वल होता है माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y के। तो पहले मैंने पार्शियल u ओवर पार्शियल y कैलकुलेट किया था और उस पर ये मैंने नेगेटिव अप्लाई किया, तो फिर मेरे पास ये टर्म्स आ, इसको मैंने इक्वेशन नंबर अब 2 कहा है, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं ये स्टूडेंट्स अब किसके इक्वल हैं, पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x अब किसके इक्वल है, e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई e की पावर माइनस एक्स साइन वाई। तो पहले मैंने u को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिया था, फिर मैंने इस पर ये नेगेटिव अप्लाई की, तो फिर ये पार्शियल v ओवर पार्शियल x के इक्वल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि आप पहले स्टेप में आप यानी v को फाइंड करने के लिए पहले स्टेप में आप ये काम करेंगे, तो सेकंड स्टेप में आप इंटीग्रेट करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू y वी गेट। तो हमने अब ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन लेनी है विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर देख लें ये हमें y वाला ही वेरिएबल गिवन है, तो हम इसकी इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे। जब आप इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल v ओवर पार्शियल ये v है ओवर पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो यहाँ पर आप लेंगे स्टूडेंट्स पार्शियल y लेंगे, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y या y, तो ये हमें हासिल होगा स्टूडेंट सिर्फ सिंपल v हासिल होगा। तो ये हमें हासिल हो गया v, तो ठीक है, हम v को ही फाइंड करने हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर v आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 1 की विद रिस्पेक्ट टू y आप क्या लेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो पहली क्या आ जाएगी, साइन की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यानी विद रिस्पेक्ट टू y ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस y। तो ये बन जाएगी टर्म माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस y बन जाएगी। अब आप साइन की फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू y, तो वो बन जाएगा माइनस कॉस y। तो ये माइनस और ये माइनस अब ये क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, ये बन जाएगा x e की पावर माइनस एक्स कॉस y बन जाएगा। अब ये टर्म है स्टूडेंट्स y भी है और कॉस y भी है, यानी अब हमने क्या करना है कि y और कॉस y का विद रिस्पेक्ट टू y क्या करनी है, इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो इस पर आप यूज करेंगे, जहाँ पर ये dy है या पार्शियल y रख लें, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बाय पार्ट्स। तो बाय पार्ट्स में इसको आप रखेंगे 1, ठीक है, और
इस टर्म को आप रखेंगे सेकंड। ठीक है, तो पहले ही यहाँ इसको आप नाम दे दें u और v का। इसको आप कह लें ये u टर्म है आपके पास, और ये क्या है पार्शियल v है, या आप dv कह लें, इसका dv कह लें। तो dv से पहले आप यहाँ से v फाइंड करेंगे, तो मीन ये यहाँ पर u किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास y के इक्वल होगा, और यहाँ पर dv था cos y, तो अगर आप यहाँ से v क्या होगा sin y के इक्वल होगा। ठीक है, ये sin y के इक्वल होगा, यानी ये टर्म सेकंड क्या होती है, डेरिवेटिव ही होता है, यानी बाय यूजिंग पार्ट्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये y इसको आप कह लें u और इसको आप कह लें v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होती है, यानी ये u और ये सेकंड टर्म क्या होती है dv होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, dv, और फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं स्टूडेंट्स y ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल मैं v ले लेता हूँ। तो अब ये बन जाएगी स्टूडेंट्स u v माइनस होता है, फिर आती है ये टर्म यहाँ पर v, और ये क्या होता है d u होता है। ठीक है, ये होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देख लें यहाँ पर पहले आएगा u v आएगा, तो u v देख लें ये आ जाएगा y sin y आ जाएगा। ठीक है, u हमारे पास है y और v हमारे पास sin y है, और फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स v आएगा और du आएगा। अगर आप इस u का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लें तो 1 आता है, यानी ये तो 1 ही आ जाएगा। बाकी साइन का आप इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस होती है, तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स y sin y प्लस cos y, प्लस अब ये जो f ऑफ x है ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम v को किस तरह लिखते हैं। अब ये जो v है स्टूडेंट्स हमारे पास, अब ये इक्वल आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस ए की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स ए की पावर माइनस एक्स कॉस वाई, प्लस अब हम जो ए की पावर माइनस एक्स था उसको इन टर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मान जाएगा y ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस ये है f ऑफ x। ठीक, और देखें इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो बाकी आ रहा है v किसकी इक्वल आ रहा है x ए की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस y ए की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस f ऑफ x। ठीक, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। तो अब ये तो हमारे पास v था, इसको हमने फाइंड करना था, तो इसको फाइंड यहाँ पर हमने कर लिया, लेकिन हमने इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस टर्म की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसी v का विद रिस्पेक्ट टू x आप क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसी v का जब आप विद रिस्पेक्ट x डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये टर्म्स आती हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, इसी टर्म्स को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, पार्शियल v ओवर पार्शियल x इसके इक्वल था। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है स्टूडेंट्स। ये कौन सी इक्वेशन नंबर है, 2 है। तो हमने सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 को यूज किया था। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हैं और यहां से हम v फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 को देख लें, हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, v फाइंड करते हैं, यानी इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं, v फाइंड करते हैं। ये पहला स्टेप है। फिर वहां से आप क्या करते हैं कि ये हमें इक्वेशन नंबर 3 हासिल होती है। फिर 3 से हम यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अगेन इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं डेरिवेटिव, तो ये टर्म हमें यहाँ से मिलती हैं। फिर इन्हीं इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। देख लें, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, ये टोटल टर्म।
अब हम यहाँ पर पार्शियल v ओवर पार्शियल x की जगह ये हम पुट करेंगे, ये जो हमने फाइंड किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये पुट किया, तो देख लें ये सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ f प्राइम ऑफ x ये इक्वल आ जाएगा अब 0। देख लें ये टर्म भी कैंसिल हो रही है इस टर्म से, ठीक है, सॉरी ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो रही है, सेकंड टर्म से, क्योंकि ये माइनस एक्स है और यहाँ पर भी माइनस एक्स, ठीक है। और e की पावर माइनस एक्स कॉज वाई, अब ये कैंसिल हो रहा है इस टर्म से, और ये टर्म स्टूडेंट्स कैंसिल हो रही है इस टर्म से, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल करने के लिए ये टर्म बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, देख लें ये सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर हमारे पास आता है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगेन आप इसका क्या फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा f ऑफ x इज इक्वल टू c। तो देख लें ये 0 की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें फाइनली v किसके इक्वल मिला, x e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस y e की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस c, यानी f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो ये हमें v मिल चुका है, हमें u भी गिवन था, ये स्टूडेंट्स हमें u गिवन था, अब हमने v भी फाइंड कर लिया है। तो यहाँ से जो एक फंक्शन मिलेगा f ऑफ z वो भी क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा, बिकॉज u भी हमारे पास क्या हार्मोनिक है, जो हमने v फाइंड किया है वो भी क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। अगर ये दोनों हार्मोनिक है तो यहाँ से जो f ऑफ z है वो भी हमारे पास क्या होगा, एक एनालिटिक फंक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिक फंक्शन की, कुछ यहाँ पर हम मजीद एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर है इफ द डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट ऑल पॉइंट्स z ऑफ अ रीजन r देन f ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिक इन r। तो अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, f प्राइम ऑफ z ये एग्जिस्ट करता है एट ऑल पॉइंट्स z ऑफ अ रीजन r, तो हम क्या कहते हैं कि f ऑफ z एक एनालिटिक फंक्शन है। यानी अगर f ऑफ z किसी डोमेन D के तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हो, ये कोई पॉइंट, ये रीजन r है, तो इसके हर एक पॉइंट पर f ऑफ z अगर डिफरेंशिएबल है, देन वी से f ऑफ z इज एनालिटिक and is referred to as analytic function in R or function analytic in R, ठीक है। The term regular and holomorphic are sometimes used as synonyms for analytic, ठीक है। तो ये जो हम कहते हैं रेगुलर होलोमॉर्फिक फंक्शंस, ये वही एनालिटिक फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है। A function f of z is said to be analytic at a point z naught if there exists neighborhood z minus z naught commod less than delta at all points of which f prime of z exists। ये एक और सेकंड डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड कि अगर f of z इज एनालिटिक एट अ पॉइंट z नॉट, यानी ये कोई डोमेन है या इसको कह लें आप रीजन r कह लें, तो ये कोई पॉइंट z नॉट, तो हम कह रहे हैं कि ये पॉइंट फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक है z नॉट पर। तो इफ देयर एग्जिस्ट आर नेबरहुड, अगर इस पॉइंट का एक नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, यानी ये कोई पॉइंट स्टूडेंट्स z है, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस यानी z माइनस z नॉट का डिस्टेंस ये इस डेल्टा से, अब ये डेल्टा है, ठीक, ये टोटल जो रेडियस है वो डेल्टा है, कि इन दोनों का डिस्टेंस लेस हो जाए डेल्टा से एट ऑल पॉइंट्स ऑफ विच f प्राइम ऑफ z एग्जिस्ट, ठीक है। यानी अगर ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा से लेस हो जाता है, देन f ऑफ z एट z नॉट पर ये क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। इस तरह यहाँ पर कोई और पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट भी हो सकता है z। तो हमेशा इन दोनों के दरमियान भी अगर डिस्टेंस डेल्टा से लेस हो जाता है, देन पॉइंट ये जो फंक्शन है f ऑफ z ये भी z पर भी क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन। तो ये एक और डेफिनेशन यहाँ पर थी।
एंड नेक्स्ट है एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि शो दैट डी ओवर डी जेड, जेड का मॉड यानी डेरिवेटिव ऑफ जेड का यानी जेड का कॉन्जुगेट डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। तो हमने ये शो करना है कि जो जेड का कॉन्जुगेट है ये जेड कॉन्जुगेट है, ठीक है। हमने ये शो करना है कि जेड के कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। डी ओवर डी जेड, जेड कॉन्जुगेट हमने ये शो करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। इसका मतलब होगा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड का कॉन्जुगेट इज नॉन एनालिटिक एनीवेयर। ये क्या होगा, नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, तो बाय डेफिनेशन डी ओवर डी जेड एफ ऑफ जेड ये किसके इक्वल होता है, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड, ठीक है। इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द मैनर इन विच डेल जेड अप्रोचेस जीरो, ठीक है। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स, लिमिट सेम ही रहती है। जब आप जीरो को आप किसी भी पाथ के जरिए अप्रोच कर लें, लिमिट हमारे पास सेम ही रहेगी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये डेफिनेशन क्या होती है डेरिवेटिव की, तो लिमिट क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, वो डिपेंड नहीं करती है। आप किसी भी पाथ के जरिए इसको अप्रोच कर लें जीरो को, तो लिमिट सेम ही रहेगी। देन अब इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इस जेड कॉन्जुगेट का। तो डी ओवर डी जेड, जेड कॉन्जुगेट अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोचेस टू जीरो। अब ये स्टूडेंट्स जेड प्लस डेल जेड का कॉन्जुगेट आएगा माइनस जेड का कॉन्जुगेट ओवर डेल जेड आएगा, ठीक है। इस अकॉर्डिंग यानी एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड ओवर डेल जेड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आ रहा है ये z प्लस डेल जेड, इसका होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज z का कॉन्जुगेट है माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर डेल जेड, ठीक है। अब z की जगह हम स्टूडेंट्स x प्लस आयोटा y पुट करेंगे और डेल z की जगह डेल x प्लस आयोटा डेल y, और ये आ जाएगा z का कॉन्जुगेट आ जाएगा x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट ओवर डेल z क्या है, डेल x प्लस आयोटा डेल y, और हमने डेल z को लिख लिया है डेल x अप्रोचेस टू जीरो और डेल y अप्रोचेस टू जीरो, बिकॉज डेल z किसके इक्वल होता है, डेल x प्लस आयोटा डेल y, ठीक है, विच इज इक्वल टू अब है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो डेल y अप्रोचेस टू जीरो। जब आप इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा y प्लस डेल x माइनस आयोटा डेल y, और ये नेगेटिव, और ये स्टूडेंट्स बन जाएगा x माइनस आयोटा y। जब आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो आयोटा के साथ क्या हो जाता है, जब प्लस हो तो वो नेगेटिव बन जाता है और नेगेटिव हो तो प्लस बन जाता है। यहाँ पर प्लस था आयोटा के साथ, ये नेगेटिव बन गया, ये देखें ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है और यहाँ पर भी नेगेटिव। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आता है, देख लें ये आयोटा y इस आयोटा y के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आयोटा y के साथ आयोटा y कैंसिल, और इस x के साथ स्टूडेंट्स ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा डेल x माइनस आयोटा डेल y ओवर डेल x प्लस आयोटा डेल y। तो ये है लिमिट डेल x अप्रोचेस टू जीरो डेल y अप्रोचेस टू जीरो डेल x माइनस आयोटा डेल y ओवर डेल x प्लस आयोटा डेल y। ये है स्टूडेंट्स डी ओवर डी जेड, जेड का कॉन्जुगेट। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डेल जेड को पहले हम क्या रखेंगे कि डेल y जीरो रखेंगे, यानी हम क्या कर रहे हैं, टू डिफरेंट पाथ यूज कर रहे हैं अप्रोच करने के लिए, ठीक है। पहले हम हॉरिजॉन्टली अप्रोच करेंगे जीरो को, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट स्टेप में वर्टिकली अप्रोच करेंगे जीरो। जब आप हॉरिजॉन्टली अप्रोच करेंगे जीरो को तो यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल y हमेशा जीरो होगा। द रिक्वायर्ड लिमिट इज, जब डेल y जीरो है तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स अब लिमिट डेल
x अप्रोचेस टू 0 डेल x ओवर डेल x, तो ये आता है, ये कैंसिल होके ये बन जाएगा 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे कि लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ पर 1, और ये टोटल हमारे पास 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोई नंबर है तो इस पर आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये वही नंबर ही रहेगा। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टली अप्रोच किया तो हमारे पास 1 आया, जब आप इसको वर्टिकली अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर डेल x स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब आप वर्टिकली अप्रोच करते हैं तो यहाँ पर डेल x क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप डेल x को 0 रखेंगे, यहाँ पर डेल x को जब आप 0 रखते हैं तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाती हैं, बाकी ये टर्म आती है, तो ये अयोटा से अयोटा कैंसिल, तो बाकी स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, तो देख लें जब हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं तो ये अयोटा से ये अयोटा कैंसिल, डेल y से डेल y कैंसिल, बाकी क्या आता है, नेगेटिव 1। सिंस द लिमिट्स डिपेंड्स ऑन द मैनर इन विच डेल z अप्रोचेस टू 0, अब द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज देख लें आप समझ लें कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है। देखें ये लिमिट्स आपस में इक्वल नहीं आ रही, तो लिमिट्स क्या थी, इंडिपेंडेंट थी। आप 0 को किसी भी पाथ के जरिए अप्रोच कर सकते थे, तो लिमिट तो सेम आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो लिमिट डिफरेंट आ रही है, ये 1 है और ये नेगेटिव 1 है। इसका मतलब होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो ये नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा, बिकॉज ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो f ऑफ z इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट इज नॉन एनालिटिक एनीवेयर, ये एनीवेयर कहीं भी एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 पर नहीं है तो आप किसी और पॉइंट पर भी चेक कर सकते हैं, तो ये उस पर भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये जो हमने यहाँ पर काम किया है, ये हमने चेक किया है, इसको डिफरेंशिएबल चेक किया, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है एनीवेयर, तो ये अगर डिफरेंशिएबल एनीवेयर नहीं है तो ये एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा। नेक्स्ट है एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें f ऑफ z गिवन है, ये है 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z, फाइंड dw ओवर dz, हमने ये फाइंड करना है, एंड बी डिटरमाइन वेदर f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक, और हमने ये प्रूफ करना है कि चेक करना है कि क्या ये एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमें डेरिवेटिव क्या होगा, बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव कि dw ओवर dz विच इज इक्वल टू लिमिट डेल z अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z ओवर डेल z। अब देख लेते हैं यहाँ पर हम स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि f ऑफ z प्लस डेल z करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस z प्लस डेल z, ठीक है, यानी इस z के साथ आप डेल z को ऐड कर लेंगे ओवर, अब इस z के साथ भी आप डेल z को ऐड कर लेंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस इंटू z प्लस डेल z। तो हमने इस z के साथ भी डेल z ऐड कर लिया था, यहाँ पर z के साथ डेल z है, तो हम यहाँ पर z के साथ डेल z ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हमने z के साथ डेल z को ऐड किया था, माइनस अब ये f ऑफ z, तो f ऑफ z हमारे पास है 1 प्लस z ओवर 1 माइनस z ओवर ये डेल z वैसे आ चुका है। जब आप स्टूडेंट्स इन दोनों टर्म्स को आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 ओवर 1 माइनस z माइनस डेल z, n2 आएगा 1 माइनस z, ठीक है। तो जब आप ये टर्म स्टूडेंट्स आप लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, तो इसको आप पहले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस z, ठीक है, n2 आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 1 माइनस ये माइनस z माइनस डेल z, ये आ जाएगा 1 माइनस z माइनस डेल z, ठीक है, एक ये टर्म आ जाएगी यहाँ पर। तो
फिर आप क्या लेंगे, अब ये टर्म सेम है, ये वाली टर्म्स ऊपर वाली टर्म, यहाँ पर ये वही टर्म यहाँ पर आ जाएगी ऊपर, यानी 1 प्लस z प्लस डेल z, ठीक है। और अब देख लेते हैं, अब इस टर्म से 1 माइनस जेड से स्टूडेंट्स ये 1 माइनस जेड कैंसिल, बाकी यानी इस टर्म के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस जेड माइनस डेल जेड को, तो देख लें क्या आता है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स नेगेटिव 1, ठीक है, और ये z था, ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव को डायरेक्ट ही यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये नेगेटिव 1 है तो ये बन जाएगा प्लस z, ठीक है, और ये बन जाएगा अगेन प्लस डेल z, ये डेल z है, और अगेन आप z को आप फिर 1 माइनस जेड माइनस डेल जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स अगेन प्लस z, ठीक है, और माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस, और ये सारे स्टूडेंट्स प्लस आएंगे, ये प्लस और ये भी प्लस जेड स्क्वायर, और ये प्लस क्या आ जाएगा जेड डेल जेड, ठीक है, ये टर्म आ जाएगी। और फिर आप क्या करेंगे, डेल जेड, और ये देख लें 1 के साथ ये 1 कैंसिल, ये z है और ये भी z है, ये 2z और ये भी z है, ठीक है, तो अगेन ये डेल z है और ये भी 2 डेल z है। जब आप अगेन इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आता है, ये 2 ऊपर आता है, और यानी यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स 2 डेल z आएगा, ठीक है, और ये टोटल नीचे भी ये डेल z था, इस डेल z से ये जो डेल z है कैंसिल होके बाकी आएगा 2 एंड 2 ओवर 1 माइनस जेड माइनस डेल z एंड 2 1 माइनस जेड, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करते हैं इस चीज को, तो ये हमारे पास आता है 1 माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 2 ओवर 1 माइनस जेड का स्क्वायर, यानी जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर डेल z जब 0 हो जाता है तो ये है 1 माइनस जेड, और ये भी 1 माइनस जेड है, ये 1 माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है कि आप इस तरह भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वोशंट रूल, ठीक है, आप क्वोशंट रूल अप्लाई करें तो अगेन आप इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये टर्म हमारे पास हासिल होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द मैनर इन व्हिच डेल z अप्रोचेस टू 0, अब ये स्टूडेंट्स z इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, यानी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0, ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। जब आप यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो ये 2 ओवर 0 आती है, तो 2 ओवर 0 ये स्टूडेंट्स क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है, ठीक है, ये डिफाइंड फॉर्म नहीं होती। यहाँ पर जब आप z को 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, तो 2 ओवर 0, तो ये क्या होती है, अनडिफाइंड फॉर्म होती है। तो ये फंक्शन z इज इक्वल टू 0 पर, सॉरी z इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी एवरीवेयर ये क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो आप इस डेरिवेटिव को आप इस मेथड के जरिए भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो जैसे आपको इजी लगे। तो पहले आप इनका क्या करेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, फिर आप इस टर्म को और इस टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डेल z ओवर 1 माइनस जेड माइनस डेल z एंड 2 1 माइनस जेड आएगा, ओवर ये डेल z भी था तो डेल z इस डेल z से कैंसिल, ठीक है। तो बाकी ये 2 ओवर, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस जेड का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो आप ये मेथड है सेकंड, कि आप इस मेथड जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने ये करना है कि एफ ऑफ जेड इज नॉन एनालिटिक है या नहीं है, ठीक है। द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल फिनाइट वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 1।
तो z इज इक्वल टू 1 के अलावा, ठीक है, ये फंक्शन फिनाइट वैल्यूज पर एक एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, ये डिफरेंशिएबल है तो ये एनालिटिक भी होगा। तो वेयर द डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो सिर्फ z इज इक्वल टू 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बाकी ये द फंक्शन इज नॉन एनालिटिक। तो सिर्फ z इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन नॉन एनालिटिक हो, क्योंकि 1 पर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। तो ये सिर्फ z इज इक्वल टू 1 पर नॉन एनालिटिक है। द पॉइंट z इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ z, f ऑफ z। तो ऐसे पॉइंट्स जो जिन पर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 एक सिंगुलर पॉइंट है, यहाँ पर ये फंक्शन यानी एनालिटिक नहीं है या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इफ f of z is analytic at z is equal to z naught, prove that it must be continuous। अगर कोई फंक्शन f of z at a point z naught पर एनालिटिक है तो ये इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, किस तरह देख लें। अब ये f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट ओवर h डॉट h। जब h को अब h से कैंसिल करेंगे तो ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इस टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर h इज इक्वल टू डेल z विच इज नॉट इक्वल टू 0। और जो h है यहाँ पर ये स्टूडेंट्स डेल z को ही शो कर रहा है। तो जब आप इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट विच इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब इस पर भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, ये है f ऑफ z नॉट प्लस h माइनस f ऑफ z नॉट ओवर h डॉट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h। अब ये तो स्टूडेंट्स क्या है, डेफिनेशन है डेरिवेटिव की, यानी f प्राइम ऑफ z की डेफिनेशन है ये वाली टर्म, ये टोटल टर्म, ठीक है। ये टोटल टर्म क्या है, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और जब आप ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर h की जगह 0 आ जाएगा, ये बन जाएगा 0। तो जब आप 0 को इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। Because f prime of z exists by hypothesis, thus limit h approaches to 0 f of z naught plus h minus f of z naught which is equal to 0। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h approaches to 0 f of z naught plus h which is equal to f of z naught। अब ये जो डेफिनेशन है ये शो कर रहा है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, किस पर, एट z इज इक्वल टू z नॉट, बिकॉज इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव देख लें। अब ये स्टूडेंट्स क्या चीज है, यानी ये शो कर रहा है, जो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ z नॉट प्लस h इसकी वैल्यू और f ऑफ z नॉट की वैल्यू आपस में इक्वल आती है। जब आप स्टूडेंट्स इस चीज को सॉल्व करते हैं तो यही हमारे पास क्या आता है, यानी ये आता है स्टूडेंट्स f प्राइम ऑफ z और ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाता है f ऑफ z, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास है, ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूस की, ये जो ये चीज है तो ये शो कर रहा है कि f ऑफ z इज कॉन्टिन्यूस एट z नॉट। तो ये फंक्शन शो कर रहा है कि फंक्शन एट z नॉट पर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो नेक्स्ट हमने शो करना था कि गिव एन एग्जांपल टू शो दैट द कन्वर्स ऑफ a इज नॉट नेसेसरी ट्रू। अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो वो एनालिटिक होगा उस पॉइंट पर, ये कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो इसकी एक एग्जांपल है ये प्रॉब्लम 3.2 कि f of z is not analytic everywhere। This shows that a function which is continuous
नीड नॉट हैव अ डेरिवेटिव, नीड नॉट बी एनालिटिक। तो अब इस प्रॉब्लम को आप बुक से विजिट करें तो ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है एवरीवेयर, लेकिन इसका कॉन्टिन्यूस यानी जो फंक्शन था यानी वो तो कॉन्टिन्यूस था, लेकिन ये एनालिटिक नहीं है। तो ये जो है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा, ये तो बात ट्रू है, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो एनालिटिक भी होगा। ये मस्ट नॉट बी ट्रू, ये ट्रू नहीं हो सकती। ट्रू हो भी सकती है और ट्रू हो भी नहीं हो सकती। हम जो कन्वर्स है हम कहते हैं कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, सिर्फ ये बात ट्रू है कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसका जो वो फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।